नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम जो इकोनॉमिक सर्वे के 5 चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं और इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर जो कि आपके सेवा क्षेत्र, पर्यटन और कला संस्कृति पर आधारित है, जिसमें अपन राजस्थान की कला संस्कृति, पर्यटन और सेवा क्षेत्र के बारे में कितनी योगदान है जीडीपी वगैरह में। और जैसा कि हमने पिछली क्लासों में चर्चा किया है अन्य चैप्टर्सों में, जीडीपी में कितना योगदान है, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या स्कीम्स चलाई गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 6 का अपना देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसबीए में स्थिर बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई 2024-25 के अनुसार तीन अपने जो सेक्टर्स थे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो स्थिर कीमतों पर किस पर होने का अनुमान है। तो अगेन अपन को एक बार फिर अपनी टेबल को याद करना होगा। तो देख लेते हैं, एक बार टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। तो जीएसपी के क्षेत्र में तीन सेक्टर्स थे, जिसमें आपका पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र था, जिसमें हमने स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर इनका योगदान देखा था। ठीक है, जैसे कि स्थिर कीमतों की बात करें सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र का योगदान आपको याद होना चाहिए, अब तो 26.54% था, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना 28.39% था। वही उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान कितना 45.07% था। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर बात करें आपके कृषि क्षेत्र की, तो ये था आपके 26.92%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का था 27.16% और सेवा क्षेत्र का 45.92% योगदान था। ठीक है, 45.92%। अब यहाँ से हमने वृद्धि दर की भी बात की थी, तो वृद्धि दर की देख लीजिए। कृषि के क्षेत्र में कितनी 5.05% की वृद्धि हुई थी, इसमें भी वृद्धि दर 5 थी और ये थी आपके कितने 7% की वृद्धि दर। वहीं बात करें प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर के बारे में, तो प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो कितनी है, ये है आपके 11% की, ये उद्योग क्षेत्र में 7% और सेवा क्षेत्र में 12% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या पूछा है। गत वर्ष की तुलना में 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो आपके सेवा क्षेत्र में हुई है। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है कितना 45%, 45.07%, और यहाँ से सेवा क्षेत्र में ही सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान 45.07%, वहीं प्रचलित कीमतों पर योगदान 45.92% रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा गया है, तो आप देख लीजिए स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है 45.07% है, 45.07%। बी ऑप्शन एक यहाँ से खाली है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए 45.07%, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है 45.07%। ठीक है, फिर बात करते हैं 45.92% आपके क्या था, सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान था। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 2024-25 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.92% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है। देख पा रहे हैं, दोबारा देखिए, 2024-25 में सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रचलित मूल्यों पर 45.92% के योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, प्रचलित कीमतों पर
और सेवा क्षेत्र का योगदान चाहे प्रचलित कीमतों पर बात करें चाहे स्थिर कीमतों पर बात करें, सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, अपने सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट अपना राइट स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र। सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाओं का योगदान सर्वाधिक है। तो यहाँ से हमें सर्विस सेक्टर के जो उपक्षेत्र हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं इसके उपक्षेत्रों के बारे में, कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, जिसमें से इन्होंने एक नाम दिया स्थावर संपदा, स्थावर संपदा, आवासीय गृह, ठीक है, आवासीय गृह योजना, गृह इतना ही याद कर लीजिए, आवासीय गृह, ठीक है। दूसरा है आपका व्यापार होटल, ठीक है, व्यापार होटल। इसके अलावा और भी हैं इसमें, जैसे वित्तीय सेवाएं के बारे में बात करते हैं। चौथा है आपका एक लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा है आपका एक परिवहन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बाकी अन्य सर्विसेज को इसमें छठे अन्य सेवाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये इसके उपक्षेत्र हैं। सेवा क्षेत्र के 6 उपक्षेत्र हैं, हमें नाम पता होना चाहिए, स्थावर संपदा, आवासीय गृह, व्यापार होटल, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, परिवहन और अन्य सेवाएं। तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो इसका है, व्यापार और होटल वाला जो पार्ट है इसका। और इसका कितना प्रतिशत योगदान है, सबसे ज्यादा 27% का इसका योगदान है। जबकि इसका जो स्थावर संपदा आवासीय गृह है इसका योगदान 23% है। सारे की सारे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, काफी डीप क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो सिंगल इतना ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, वो हमें पता होना चाहिए। उसका नाम है व्यापार होटल का योगदान सर्वाधिक है और कितना है, 27% इसका योगदान सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर भी बात करें तो स्थावर संपदा आवासीय गृह का है जिसका योगदान 23% है। तो यहाँ से तो ये तो कह रहा है कि स्थावर संपदा आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का योगदान सर्वाधिक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, किसकी बात करनी है, केवल कथन एक सत्य है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर मूल्यों 2011-12 पर सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, ये बता रहा है। फिर इसने क्वेश्चन पूछा कि स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो जो क्वेश्चन था पिछला वाला कि पहले तो हमें ये उपक्षेत्र पता होना चाहिए, फिर उपक्षेत्र का योगदान देखा। योगदान में हमने देखा भाई जो स्थावर संपदा आवासीय गृह है, व्यापार होटल है, वित्तीय सेवा है, लोक प्रशासन, परिवहन और अन्य सेवा है, इनमें से व्यापार होटल वाला जो पार्ट है इसका सर्वाधिक योगदान है। लेकिन यहां से इसने क्या पूछा कि स्थिर मूल्यों पर किस उपक्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक हुई है, ये तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो हमें याद तो रख सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि की बात की गई है। तो जो आपका लोक प्रशासन वाला सेक्टर है, लोक प्रशासन इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और इसकी जो वृद्धि दर है वो 10.55% है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 10.55%। इतना ही याद रखना है हमें, बाकी बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना याद नहीं रख पाएंगे अपन, ठीक है। तो सर्वाधिक योगदान की बात करें प्रचलित कीमतों पर तो वो क्या था आपका, ये व्यापार होटल और जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक था। लेकिन स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र में, किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है आपका लोक प्रशासन और वृद्धि दर है आपकी 10.55%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन कितना है, ठीक है। बात की गई है सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन, जीएसबी, पैसे पूछ लिए भाई। अब यहां से पैसे पूछने का कारण क्या है, हमने देखा कि सर्विस सेक्टर है उसका सबसे बड़ा सेक्टर है जिसका 45% योगदान है। अगर किसी सेक्टर का 45% मतलब अप्रोक्स आधा ही हो गया तो हमें पैसे पता होना चाहिए उसकी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर जो योगदान है सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का, वो आपके 2023-24 और 2024-25 के हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये 2023-24 में कितना था, तो ये 2023-24 में था आपके 6.42 लाख करोड़, 6.42 लाख करोड़ था, जो कि
2024-25 में बढ़ के 7.21 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान था उसमें वृद्धि हुई है गत वर्ष की तुलना में। अब ये गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? अब इसकी जो वृद्धि दर है वो लगभग 12% है। ठीक है, इतना हमें याद रखना होगा। ठीक है, ये 12.29 के लगभग है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन अपना था वो यही था कि गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि, किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई थी, तो हमने वहां आंसर देखा था सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई थी। अब सेवा क्षेत्र के बाद कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित कीमतों पर 7.21 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन में जीबीए में कितनी वृद्धि दर्शाता है? अब ये पूछा स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में, जो अपन 7.21 लाख करोड़ देख रहे हैं उसमें वृद्धि दर की बात की थी हमने अभी 12.29%। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा? अगेन 12.29% राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन अपना फिर से सॉल्व हो गया। डेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेवा क्षेत्र का योगदान 45% है, जो कि लगभग आधी इकोनॉमी हो जाती है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा अब तक हमने की सेवा क्षेत्र की, चैप्टर का नाम है पर्यटन, कला, संस्कृति और आपका सेवा क्षेत्र। तो अब तक हमने बात की किसकी? सेवा क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की। अब बात कर लेते हैं हम पर्यटन, टूरिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंधु दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने वाले अधिकतम कितने रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये एक योजना चलाई गई है, सिंधु दर्शन योजना। तो इसके अंतर्गत हमें, ये 2016 से संचालित है, ये योजना आपके 2016 से संचालित है, तो इतना तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब बात बनती है कि अधिकतम कितने रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो ये हमें पता होना चाहिए। इस योजना के तहत 15,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है सरकार के द्वारा। ये एकमात्र फैक्ट है इस योजना के बारे में कि सिंधु दर्शन योजना के तहत कितने रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है, तो 15,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है। आप घूम के आ जाइए, जितना भी व्यय होगा उसका एक प्रतिशत है, कितना परसेंट है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम सरकार कितना प्रोवाइड करा देगी, तो वो आपको 15,000 रुपए प्रोवाइड करा देगी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2016 की स्कीम है, तो इसलिए याद रखना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी पर्यटन सहायता बल अभियान कब शुरू किया गया? नाम देखिए, प्रभावी पर्यटक सहायता बल अभियान। प्रभावी पर्यटकों के लिए क्या संवेदनशीलता, उनकी लिए पर्यटकों के लिए क्या सहायता मुहैया उपलब्ध कराने के लिए सहायता, पर्यटकों की सुरक्षा, ठीक है, और उनके प्रति संवेदनशीलता, पर्यटकों का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ से पर्यटकों की किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, असामाजिक तत्वों के द्वारा कहीं भी परेशान ना किया जाए पर्यटकों को, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी पर्यटक हो। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा, प्रभावी पर्यटक सहायता बल अभियान। तो ये आपके चलाया गया कब से? याद रखना है आपको, 15 फरवरी 2024 से। इसकी डेट याद रखनी होगी, 15 फरवरी 2024 से राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी पर्यटक क्या है, सहायता बल अभियान, पर्यटकों की सहायता के लिए, फाइनली टूरिज्म को बढ़ावा देना है हर तरह से, किसी भी तरह से पर्यटकों को कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए एक अभियान चलाया गया, प्रभावी पर्यटक सहायता बल अभियान 15 फरवरी 2024 से चलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान का पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, टूरिज्म और ये क्या हो गया, यात्रा प्रबंधन, यात्रा का मैनेजमेंट, उसका संस्थान बनाया गया, जो कि आपके कहाँ स्थित है? जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान पर्यटन और यात्रा ट्रैवल मैनेजमेंट संस्थान है, राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आपके जयपुर में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से बात करो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे से बात करो, चाहे आपके करंट अफेयर से बात करो, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छनेरी पनेरी देवालय कहाँ स्थित है? देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छनेरी पनेरी देवालय कहाँ स्थित है, और देखने पर ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है, लेकिन ध्यान में रखना होगा पिछला
पिछले 3 इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो लगातार इसका नाम तीनों इकोनॉमिक सर्वे में आया है, छनेरी पनेरी देवालय का। राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका संरक्षण कराया जाता है, तो उसमें एक नाम था छनेरी पनेरी देवालय, और इसके अलावा एक और था आपका शिवाना दुर्ग। ठीक है, शिवाना दुर्ग और छनेरी पनेरी देवालय, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़। छनेरी पनेरी देवालय कहाँ स्थित है? आपके झालावाड़ में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना होगा। छनेरी पनेरी देवालय कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल, डेट याद रखनी है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसकी 2024 की थीम देख लेते हैं क्या रही है। तो इसकी जो थीम थी वो रही है पर्यटन और शांति। बहुत सिंपल सी है, पर्यटन और शांति। हालांकि अभी 2025 वाला आने वाला है, आज तारीख हो चुकी है आपकी 21। ठीक है, तो पर्यटन और शांति इसका थीम है 2024 का, और 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब लागू की गई? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार के द्वारा पर्यटन नीति चालू की गई। अब इस नीति है ना, इस नीति में क्या प्रावधान किए गए? हमने देखा था जो रिप्स योजना थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसमें हमने देखा था विनिर्माण के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए, सेवा क्षेत्र में कितने 25 करोड़ रुपए। तो वहीं मिनिमम पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी उसमें प्रावधान था कितने 10 करोड़ रुपए का। पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान था न्यूनतम। और इस पर क्या जो प्रावधान किया गया था कि इसके तहत 7 वर्षों तक जो राज्य सरकार के कर हैं उन पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो वो सारे जो लाभ हैं वो इस योजना के तहत भी दिए जाएंगे। और हमें ये पता होना चाहिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति ये चालू कब हुई? तो आपके 4 दिसंबर 2024। 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जारी की गई। तो डी ऑप्शन हमारा अगेन राइट आंसर। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं ये हमें याद रखना होगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितना रिप्स के तहत इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो 10 करोड़ रुपए है। और जितने भी इसके लाभ थे रिप्स योजना में अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो इससे प्राप्त दिए जाएंगे इस योजना के तहत, इस नीति के तहत। और ये नीति हमें याद रखनी है कब जारी की गई? 4 दिसंबर 2024 को ये नीति जारी की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कितने शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं? तो हमें याद बताना होगा कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें राजस्थान के कितने धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें टोटल संख्या है 9। पहले तो संख्या पता होना चाहिए कि राजस्थान के 9 जो धरोहर स्थल हैं वो यूनेस्को की इस सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब 9 की बात करें तो 9 कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके आपको पता है 6 तो हमारे किले सम्मिलित हैं। ठीक है, अब ये 6 किले कौन कौन से हैं देख लीजिए कौन कौन से किले हैं। तो सबसे पहले तो जयपुर से आमेर किला। ठीक है, आमेर किला याद रखना होगा। आमेर किला सम्मिलित है, ना कि आपके 2 किले नाहरगढ़ और जयगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है, आपका आमेर किला इसमें सम्मिलित है। आमेर के अलावा बात करें आगे चलिए रणथंभौर। रणथंभौर का किला आमेर रणथंभौर। इसके बाद गागरौन का किला गागरौन झालावाड़। ठीक है, 3 हुए। इसके बाद आपका जैसलमेर, और 2 कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। इस तरह से 6 तो हमारे पहाड़ी किले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 6 किले याद रखने हैं। आमेर का किला, आमेर के बाद आपका रणथंभौर, रणथंभौर के बाद जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और झालावाड़ का गागरौन। इस तरह से 6 किले सम्मिलित हैं। 6 किले के बाद बात करें, एक तो आपका जयपुर का जंतर मंतर इसमें सम्मिलित है। जंतर मंतर को इसमें सम्मिलित किया गया है। जंतर मंतर के अलावा जयपुर का परकोटा। ठीक है, कितने हुए 6 7 8। और नामा है आपका लास्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए इस तरह से कितने स्थल हो गए 9 स्थल हैं।
6 किले हो गए, जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का परकोटा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसमें सम्मिलित है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इस तरह से कुल संख्या याद रखनी होगी 9, 9 इसकी संख्या टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जो भी आयोजन किए जा रहे हैं सबका पर्पज एक ही है, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हाल ही में 2024 में आयोजन किया गया था, दिसंबर में इसका। और हमसे पूछा है कहाँ आयोजन किया गया था, तो सीधे जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया था। नाम से देखिए डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इसका मतलब जो स्वदेशी पर्यटक हैं उनको ट्रेवलिंग के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह का इसका पर्पज था। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 के दौरान राजस्थान में घरेलू पर्यटक विजिट्स की संख्या कितनी रही? घरेलू पर्यटकों की संख्या पूछी है 2024 के दौरान कितने, मतलब लोकल टूरिज्म कितना रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टोटल जो टूरिज्म है, टूरिस्टों की संख्या रही थी वो 2300 कितनी, 2300 लाख रही थी। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2300 लाख अपने आप में, ना कि ये ऑप्शन क्योंकि आपको मिल जाएंगे, हो सकता है आपको 23 लाख मिल जाए, 123 लाख मिल जाए, 223 लाख मिल जाए, तो 2300। कई बार ऐसा लगेगा कि यार 230 होगा, 123 होगा, 2300 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन 2300 अपने आप में जो टूरिस्टों की संख्या थी। ठीक है, अब इसमें से बात करते हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इंपॉर्टेंट है कि विदेशी टूरिस्ट कितने रहे। तो आपके 20.72 लाख ये विदेशी टूरिस्टों की संख्या थी। ठीक है, ये है आपके विदेशी टूरिस्ट। तो यहाँ से कितने बचे आपके 2300 में से 2200 पॉइंट समथिंग बचा। ठीक है, 2200 पॉइंट समथिंग लाख कितने स्वदेशी टूरिस्ट। अब ये 2200 लाख स्वदेशी हैं और 20.72 लाख इसमें से आपके विदेशी टूरिस्ट हैं। जो भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाएगी जब स्वदेशी इतने रहे हैं, और इसमें जो लास्ट ईयर था ये स्वदेशी टूरिस्ट, ये लगभग कितना था, 1790 के लगभग। 1790 की बजाय इस बार 2200 लाख आया, इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में प्रयास जो किए जा रहे हैं वो साकार नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से याद रखना, स्वदेशी टूरिस्ट कितने 2200 लाख और विदेशी 20.72 लाख। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में कोई नहीं है, जबकि हमसे पूछा क्या है, घरेलू पर्यटक विजिटर्स की संख्या। तो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर घरेलू की जगह कुल या तो विदेशी पूछते या फिर टोटल टूरिस्ट की संख्या पूछी जाती तो थोड़ा अच्छा लगता। तो यहाँ से याद रखिएगा, टोटल टूरिस्ट की संख्या 2300 लाख है, जिसमें से विदेशी कितने हैं 20.72 लाख हैं, और स्वदेशी जो टूरिस्ट हैं वो 2200 लाख हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी आगे। और अब ये याद रखना होगा कि जो 20.72 लाख स्वदेशी विदेशी टूरिस्ट है ना, ये सर्वाधिक कहाँ पे घूमने आए, ये सर्वाधिक जयपुर में घूमने आए हैं। जयपुर के बाद ये उदयपुर गए हैं सर्वाधिक, और उदयपुर के बाद जोधपुर। ठीक है, ये तो विदेशी टूरिस्ट का घूमने के प्लेसेस हैं। सर्वाधिक विदेशी टूरिस्ट जयपुर आए, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद तीसरे नंबर पर आपका जोधपुर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विदेशी टूरिस्ट आए 2024 के दौरान, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर। ठीक है, वहीं स्वदेशी टूरिस्ट की बात करें, जो स्वदेशी टूरिस्ट हैं ये कहाँ गए भाई, स्वदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा गए आपके सीकर जिले में। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि यहाँ इसका आंसर सर्वाधिक जो टूरिस्ट है स्वदेशी वाले वो सीकर जाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर होगा वो सीकर होगा। और सीकर के बाद जो दूसरा जिला है इसके अंतर्गत वो आता है आपका चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद तीसरा आता है अजमेर। ठीक है, तो सर्वाधिक स्वदेशी टूरिस्ट कहाँ गए, सीकर, सीकर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद अजमेर, जबकि जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो सर्वाधिक जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो ये याद रखना स्वदेशी वाला यहाँ से, इस सीकर का नाम सबसे पहले है। जो विदेशी टूरिस्ट आए, अब वो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर्वाधिक विदेशी टूरिस्ट किस देश से आए थे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, सर्वाधिक जो विदेशी टूरिस्ट आए वो आए हैं आपके यूएसए से, यूएसए के बाद यूके, यूके के बाद फ्रांस। ठीक है, ये 3 कंट्रीज सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपके यूएसए से आए, यूएसए के बाद यूके, यूके के बाद फ्रांस।
तो काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि टोटल टूरिस्ट की संख्या कितनी है 2024 के दौरान 2300, विदेशी टूरिस्ट की संख्या कितनी है 20.72 लाख, सर्वाधिक किस देश से आए हैं तो वो आपका हो जाएगा यूएसए, और राजस्थान के किस जिले में विदेशी टूरिस्ट सर्वाधिक आए हैं तो वो आपका जयपुर हो जाएगा। स्वदेशी टूरिस्ट की संख्या पूछी जाए तो लगभग 2200 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ हो जाएगा, सॉरी 2200 लाख हो जाएगा। और सर्वाधिक किस जिले में आए तो ये आपके सीकर जिले में सर्वाधिक आए, और इसमें सीकर चित्तौड़गढ़ अजमेर, इस तो सीक्वेंस को याद रखना, सीकर चित्तौड़गढ़ अजमेर, क्योंकि तीनों ही थोड़े से और डिस्ट्रिक्ट हैं पर्यटन की दृष्टि से ना, जबकि सामान्यतः आप क्या देखते हैं लोग घूमने जयपुर जाएंगे या उदयपुर जाएंगे जोधपुर जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं आंकड़े क्या कहते हैं सीकर चित्तौड़ और अजमेर, सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में घरेलू पर्यटकों की विजिट्स की संख्या में असाधारण वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? अभी आपने देखा था असाधारण वृद्धि किस जिले में हुई है, ठीक है, तो हमने देखा था सबसे पहले सीकर था, सीकर के बाद चित्तौड़ था, चित्तौड़ के बाद अजमेर था। अब यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है अजमेर जैसलमेर, तो जैसलमेर तो था ही नहीं, गलत हो गया। फिर है चित्तौड़गढ़ और अजमेर, तो ये अपना ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर नहीं, अलवर और सीकर नहीं। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इस तरह से ये फैक्ट एज इट इज दे रखा है कि वर्ष 2024 में घरेलू पर्यटकों की विजिट्स की संख्या में चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिले में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि घरेलू पर्यटकों की विजिट्स की संख्या में असाधारण वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं, तो चित्तौड़ और अजमेर। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा था आपका सीकर, सीकर के बाद आपका चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद अजमेर। इस तरह से ये तीन डिस्ट्रिक्ट थे स्वदेशी के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स की संख्या के आधार पर शीर्ष जिला कौन सा है? मतलब अंतरराष्ट्रीय जो टूरिस्ट थे पर्यटक थे वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आए? तो हमने अभी देखा था कि जयपुर जिले में ये सर्वाधिक आए थे, जयपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद जोधपुर, तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि से के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितना बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 350 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर है, 350 बिलियन अरब डॉलर बनाने का, या 350 अरब डॉलर सही बात है हिंदी में, 350 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में किसके सहयोग से किया गया? तो हमें पता है राइजिंग राजस्थान है वो 9 से 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। हमने देखा था टोटल 32 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से 17 देश पार्टनर कंट्रीज के रूप में भाग लिया था। और हमने आगे ये देखा था कि आपके 10 दिसंबर को क्या प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ठीक है। और वहीं 11 दिसंबर को क्या एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनता है, और इसमें हमने ये देखा था कि भाई देश विदेश के जो उद्यमी जगत के, उद्योग जगत के जो अग्रणी उद्यमी हैं, उन्होंने राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसमें किसके तत्वाधान में ये किया गया? तो उद्योग और वाणिज्य विभाग, रिको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तीनों ही संस्थाएं इसमें शामिल थी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो रिको है वो तो औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करने वाली राज्य की सबसे शीर्ष संस्था है रिको, और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बीआईपी, ये इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और ये राज्य सरकार और जो निवेशक हैं उनके मध्य इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। जो कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने में जो भी परेशानी है उनका शीघ्रता से निवारण हो, इसके लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की गई है। तो अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास अपन यहाँ समाप्त करते हैं, और आपका जो चैप्टर 6 है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत फैक्ट दिए हुए नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त करते हैं। इस तरह से हमने इकोनॉमिक सर्वे के 6 चैप्टर कंप्लीट किए, और अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके SDG गोल्स पर आधारित है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।